यह कहानी जनकपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां भगत नाम का एक गरीब किसान रहता था। भगत के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी राधा और एक बेटा सोनू था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। भगत के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के राधा से राय लेकर देखता हूँ वह क्या कहती है। इस बारे में भगत तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाता है। राधा जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। भगत की आवाज सुनकर राधा वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ राधा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ, बोलिए, क्या बात है? सीमा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और सोनू के पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वह तो बहुत अच्छे और नेक दिल है। वह आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ राधा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है राधा, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह भगत जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो? भगत की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ भगत, बेटा बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? भगत फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूं। बेटा खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है? काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। भगत जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अजय अपने घर पहुंचकर राधा को सारी बात बता देता है। यह तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। अगली सुबह भगत जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है, तो सोचता है काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए। इसलिए राधा को बोलकर जाता हूँ, राधा जरा यहाँ आना, तो भगत को बुलाता सुन। राधा वहां आती है, बोली, आपने बुलाया मुझे? भगत गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूं तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूं। भगत अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। भगत को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता।
सांप के काटने के कुछ समय में ही भगत चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ भगत सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और राधा भगत का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख सोनू पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। हाँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी, तो कुछ सोच समझकर कहाँ होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। सोनू की बात सुनकर राधा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब राधा देखती है कि भगत अब तक घर नहीं आया है तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। राधा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे भगत के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। काका भगत कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? भगत कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूं कि भक्त कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को भगत को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। क्यों, क्या भगत का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को ये बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ घनश्याम बेटा? तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए? और क्या तुम्हें भगत मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी राधा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहां पहुंचो। मैं राधा बेटी को लेकर वहां आता हूं। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार राधा को समझाने लगता है। राधा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से भगत ठीक नहीं होगा। जमींदार राधा को लेकर भगत को देखने उसके खेत के तरफ निकल जाता है और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और राधा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा भगत बेहोश हालात में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। राधा भगत के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही राधा वहां से हट जाती है और वैद्य जी भक्त की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी? अब कैसी है भगत की हालत? देखिए। जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, पर भगत की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर भगत के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी यह क्या होता है वैद्य जी? प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और यह अब कब होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते हैं। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना। बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। वैद्य भगत की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले भगत को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो राधा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम भगत की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा।